वेलकम टू मिडिल एजुकेशन। चलिए स्टूडेंट्स, अब जिस प्रकार से हमने हिंदी के प्रश्न पत्र को सॉल्व किया था, ठीक उसी प्रकार से अब बारी है हमारे सोशल साइंस अर्थात सामाजिक विज्ञान विषय का। अब इसमें देखते हैं किस प्रकार से क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में देखने को मिलेगा एंड सारे प्रश्न को बहुत अच्छे से कवर करेंगे, आसान भाषा में समझेंगे। वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। इतना ही नहीं, एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा। जिस प्रकार से मैंने ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग आप सबको पढ़ाया हूँ हिंदी का, ठीक वैसे अकॉर्डिंग टू ब्लूप्रिंट, जो ब्लूप्रिंट मैंने हैक्ड किया है उस ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग अब मैं आपको इस सोशल साइंस की बेहतरीन तैयारी कराने वाला हूँ। बढ़िया, सभी प्रश्न को इत्मीनान तरीके से पढ़िएगा ताकि आप बेहतर परफॉर्मेंस कर पाएँ। टोटल आपका जो पेपर रहेगा वो 75 मार्क्स का रहेगा एंड 3 घंटे समय मिलेंगे। वैसे तो सोशल साइंस एक बड़ा पेपर होता है यार, क्योंकि सोशल साइंस ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें 4 किताबें लगती है। मतलब बच्चों को तैयारी के लिए 4 किताब एक साथ एक दिन में पढ़ना होता है। लेकिन टेंशन मत लो, मैं आसान बनाने के लिए आप सबके साथ हूँ। निर्देश में लिखा है सभी प्रश्नों को हल करना अनिवार्य है। अभ्यास और शिक्षण उद्देश्य के लिए बनाया गया है। इस वीडियो को 1 से 5 तक आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखने को मिलेगा। 6 से लेकर 17 तक आपको 2 अंकीय प्रश्न देखने को मिलेगा जिसका शब्द सीमा 30 रहेगा एंड 3 अंकीय जिसका शब्द सीमा 75 रहेगा, 4 अंकीय जिसका शब्द सीमा 150 रहने वाला है। इस प्रकार से रहेगा आपका प्रश्न पत्र। तो ये निर्देश आपके सामने है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर नोट में लिखा है दिस इज ए मिडिल एजुकेशन प्रोवाइडेड मॉक सेट टू हेल्प स्टूडेंट एक्सपीरियंस द एग्जाम पैटर्न बिफोर हेड। मतलब ये वीडियो आपके बोर्ड एग्जाम के पैटर्न के आधार पर है। अगर आप घर बैठे एग्जाम पैटर्न को समझना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए है। आपको समझ आएगा किस पैटर्न में हमारे क्वेश्चन पेपर देखने को मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट होता है। प्रश्न क्रमांक 1 कह रहा है सही विकल्प चुनकर लिखो। पहला नंबर कहता है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मृदा मुख्य रूप से पाई जाती है। मतलब काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है ये पूछा गया है। जम्मू कश्मीर हिमालय क्षेत्र यहाँ पर नहीं पाई जाती है। राजस्थान में भाई रेत ही रेत है। झारखंड में बात करूँ तो यहाँ पर झारखंड में तो आपका लॉ स्टील प्लांट है, मतलब यहाँ पर लाल मिट्टी पाई जाती है। तो काली मिट्टी आपके महाराष्ट्र में पाई जाती है। काली मिट्टी कपास की खेती के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त होती है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। दूसरा नंबर, भारत में वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ था, ये चीज पूछा गया है। तो इसका सही आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर आ 1972 इस करेक्ट आंसर। इसी टाइम पर वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम लेकर के आया गया है। नेक्स्ट कह रहा है तीसरा नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी एक रबी की फसल है। रबी की फसल के बारे में पूछा है तो यहाँ पर चावल, मोटे अनाज, चना और कपास। तो इसका सही आंसर लगाना है ऑप्शन नंबर 7 चना। चना इस करेक्ट आंसर। ये आपकी रबी की फसलें है। बाकी ये चावल, मोटा अनाज, ये कपास, ये सब खरीफ की फसलें मानी जाती है। इस चीज को ध्यान रखिएगा, ठीक है। अच्छा, रबी की फसलें कब बोई जाती है, कब काटी जाती है, इसका आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा चौथा नंबर कहता है कि फेडरिक सरयू कलाकार थे। फेडरिक सरयू कहाँ के कलाकार थे। संयुक्त राज्य अमेरिका के, फ्रांस के, आयरलैंड के, स्विट्जरलैंड के। तो इसका सही आंसर आपको लिखना है ऑप्शन नंबर बा फ्रांसिस करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। पांचवा नंबर कहता है कि मुंबई में पहली कपड़ा मिल स्थापित हुई थी, किस सन में स्थापित की गई थी। तो मुंबई में कपास का उत्पादन सबसे अधिक होता है और सबसे पहले कपड़ा मिल 1854 ईस्वी में बम्बई में स्थापित की गई थी। लेकिन आपको पता है अंग्रेज के टाइम पर सूती वस्त्र बनाने का पहला कपड़ा मिल बम्बई में नहीं था बल्कि कलकत्ता में था। लेकिन यहाँ पर मुंबई वाला पूछा डेट, तो इसलिए हमको मुंबई वाला लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट हमारा छठवां नंबर कहता है कि भारत में प्रेस का जनक किसे कहा जाता है। तो हिक्की को भारत में प्रेस का जनक कहा जाता है। इन्होंने ही प्रेस को लेकर के आया था। अब यही सब क्वेश्चन इंग्लिश में अवेलेबल है। अगर आप इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी हैं, इन सारे क्वेश्चंस को इंग्लिश में देख लीजिए, ठीक है। यहाँ पर दिया गया है और सब आंसर मैं पहले बता दिया हूँ। जैसे पहला नंबर कहता है इन विच ऑफ दिस स्टेट सॉइल इज मैनली फाउंड। तो यहाँ पर महाराष्ट्र हो जाएगा। और व्हेन वाज द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्ट एक्ट पास्ड इन इंडिया। तो इसका हो जाएगा 1972, ठीक है, ये हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग्स इज रबी क्रॉप्स। तो यहाँ पर आपका ग्राम हो जाएगा। नेक्स्ट फेडरिक सरयू वाज एन आर्टिस्ट। तो यहाँ पर आपका फ्रेंड्स हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है द फर्स्ट टेक्सटाइल मिल वाज स्टेबल्स इन मुंबई। तो यहाँ पर हो जाएगा 1854 एंड हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ प्रेस इन इंडिया। तो यहाँ पर आपको हिक्की हो जाएगा, ठीक, दैट्स इट, ये सभी कंप्लीट होता है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 2 को कहते हैं जिसमें कहता है रिक्त स्थान की पूर्ति करो। पहला नंबर कहता है डैश डैश की पूजा सदियां पुरानी जनजाति विश्वास है। तो यहाँ पर आपको लिखना है प्रकृति की पूजा, मतलब नेचर का, ठीक है। नेक्स्ट कहता है अफ्रीका में 1890 के दशक में डैश डैश नामक बीमारी बहुत तेजी से फैली थी। तो कौन सी बीमारी है, इसका आंसर अभी मैं बताने वाला हूँ। नेक्स्ट कह रहा है कपास
डैश डैश का पहला प्रतीक है, तो कपास जो है नई युग का पहला प्रतीक है, तो यहाँ पर आपको नई युग लिखना है। नेक्स्ट कहता है श्रीलंका में गृह युद्ध की समाप्ति कब हुई थी, तो श्रीलंका में 2008 में गृह युद्ध की समाप्ति हुई थी, 2008 यहाँ पर लिखोगे। नेक्स्ट हमारा 5वां नंबर कहता है बहुमत प्राप्त ना करने वाला दल क्या कहलाता है, तो इसे कहते हैं विपक्ष। क्या लिखोगे, विपक्ष। ठीक। 6वां नंबर कहता है कि एक प्रजातांत्रिक सरकार किसके प्रति उत्तरदायी होता है, तो यहाँ पर आपको लिखना है कि जनता के प्रति, तो यहाँ पर क्या लिखोगे, जनता। नेक्स्ट देखते हैं हमारा जो दूसरा नंबर था कि किस बीमारी कौन सी बीमारी 1890 में सबसे अधिक फैली थी, तो यहाँ पर आपको लिखना है रीडर पेस्ट। ठीक है, रीडर पेस्ट नामक बीमारी सबसे अधिक फैली थी, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, सेम क्वेश्चन इंग्लिश में अवेलेबल है, यहाँ पर देख सकते हैं द वर्कशिप ऑफ डैश डैश एंड ओल्ड ट्राइबल बिलीफ, एंड यहाँ पर सारे क्वेश्चन अवेलेबल है, प्लीज़ आप इसे देख लीजिए। आगे बढ़ते हैं, अब हमारा कह रहा है सत्य सत्य को बताइए। पहला नंबर कहता है भूमि एक असीमित संसाधन है। भाई बिल्कुल गलत बात कह रहा है, भूमि एक सीमित संसाधन है, आपका अर्थ फिक्स है, पृथ्वी कभी बढ़ेगी घटेगी नहीं, है ना, तो भूमि एक सीमित संसाधन है। नेक्स्ट कहता है दूसरा नंबर एंथ्रेसाइड एक सर्वोत्तम कोयला है। बिल्कुल सही बात है, एंथ्रेसाइड एक सर्वोत्तम कोयला है, इसमें कोयला 60% पाया जाता है, तो एंथ्रेसाइड आपका सर्वोत्तम कोयला है, ये आपको लिखना है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, तीसरा नंबर कहता है निर्यात मूल्य आयात मूल्य से कम हो तो अनुकूल व्यापार संतुलन कहते हैं। नहीं, गलत बोल रहा है, जब निर्यात मूल्य अधिक हो आयात मूल्य से तो कहलाता है अनुकूल व्यापार संतुलन। मतलब हम अपने देश की चीज़ों को बाहर ज़्यादा बेचें और आय हमारे देश में कम, तो ये निर्यात संतुलन कहलाता है, और इससे अच्छा खासा मुनाफा होता है हमारे देश को। नेक्स्ट कहता है यूरोपीय संघ का मुख्यालय ब्रुसेल्स में। बिल्कुल सही है। नेक्स्ट कहता है लैंगिक असमानता का आधार स्त्री पुरुष में जैविक बनावट है। नहीं, जैविक बनावट लैंगिक असमानता नहीं है। ठीक है, जैविक बनावट क्या है यार, अब जैविक बनावट तो कुछ मैटर नहीं करता कि पुरुष को दाढ़ी होता है स्त्री दाढ़ी नहीं होता, तो ये नहीं होगा। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है आपका 6वां नंबर कहता है कि देश के हर पार्टी को गृह मंत्रालय में अपना पंजीकरण कराना पड़ता है। बिल्कुल सही बात है, देश की जितनी भी पार्टियां हैं। हाँ, एक चीज़ ध्यान रखना, अगर लोकल स्तर की पार्टी है तो फिर नहीं, लेकिन यहाँ पर प्रश्न क्या कहता है, प्रश्न को जरा समझना पड़ेगा, बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा गया है। देश की हर पार्टी को नहीं कराना पड़ता, क्योंकि जो छोटे स्तर की पार्टी होती है वो क्या कराएंगे, बड़ी बड़ी पार्टियां कराती हैं, तो यहाँ पर आपको असत्य लिखना है। अरे भाई यार, तुम्हारे गांव की जो पार्टी है वो थोड़ी ना गृह मंत्रालय पर पंजीकरण कराई है, नहीं ना, हर पार्टी बोला ना, प्रश्न को समझो जरा। नेक्स्ट इंग्लिश में देख लेते हैं, लैंड इज एन अनलिमिटेड रिसोर्स। बिल्कुल गलत कह रहा है। ठीक है, एंथ्रेसाइड इज द बेस्ट कोल, राइट। नेक्स्ट कहता है इफ द एक्सपोर्ट प्राइस इन लेस देन इम्पोर्ट प्राइस देन इज कॉल्ड फेवरेबल ट्राइबल बैलेंस, तो ये आपका असत्य हो जाएगा, यहाँ पर लेस देन नहीं बल्कि मोर देन होना चाहिए। नेक्स्ट कहता है द हेडक्वार्टर्स ऑफ द यूरोपियन यूनियन ब्रुसेल्स, ट्रू हो जाएगा ये आपका। नेक्स्ट कहता है द बेसिक ऑफ जेंडर इक्वलिटी इज बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ मैन एंड वुमेन, तो ये भी आपका फॉल्स हो जाएगा। एवरी पार्ट इन द कंट्री हैज़ द रजिस्टर्ड इटसेल्फ विथ द होम मिनिस्ट्री, तो ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। ठीक, इस प्रकार से भी होता है कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं फटाफट, अब हम मिलाते हैं प्रश्न क्रमांक 4 को, जिसमें कह रहा है सही जोड़ी को मिलाइए, तो जरा फोकस कीजिएगा सही जोड़ी को, मैं पूरा एक साथ दिखा रहा हूँ, ये रहा। सबसे पहले कहता है आपके सामने कि गाड़ी मीटर उद्योग, तो ये गुरुग्राम में है भाई साहब। ठीक है, ज़्यादातर कारें जो होती है ना, कार, वो गुरुग्राम में ही बनती है। नेक्स्ट कहता है कृत्रिम पतन, तो कृत्रिम पतन का क्या हो जाएगा, आपका चेन्नई हो जाएगा। ठीक है, चेन्नई के तट पर कृत्रिम पतन बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, समुद्र के तट पर। नेक्स्ट कहता है हिंद स्वराज, तो हिंद स्वराज को महात्मा गांधी से मिला दिए। रॉलेट एक्ट 1919 में आया था। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से लेकर के 18 तक 4 साल चला था। एंड डायमंड सूत्र, तो ये हो जाएगा आपका 1868 ईस्वी। ले भाई, तेरा ये भी होता है कंप्लीट। सेम इंग्लिश में अवेलेबल है, अगर आप इंग्लिश मीडियम के हैं तो देख सकते हैं। क्या कहता है ट्रेन मीटर इंडस्ट्री, ठीक है, तो यहाँ पर आपको गुरुग्राम हो जाएगा। ठीक है, निष्ठ कृत्रिम पति तो चेन्नई हो जाएगा। हिंद स्वराज महात्मा गांधी। रॉलेट एक्ट तो इसका हो जाएगा 1999। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1918 से लेकर के 14 तक। एंड डायमंड सूरत एक सेकंड डायमंड सूरत, ठीक है, डायमंड सूत्र लिखा, सॉरी, तो ये हो जाएगा 1868 AD। दैट्स इट, ये होता है कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न क्रमांक 5 कह रहा है एक वाक्य में उत्तर दीजिए। बांधों को आधुनिक भारत किसने कहा है, तो इसको कहा है एक सेकंड ना, सरदार नहीं, जवाहरलाल नेहरू ने कहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे जवाहरलाल नेहरू, और इन्होंने बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर कहा है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट कहता है नेपोलियन ने इटली पर हमला कब किया था, तो इसका डेट मैं आपको बताऊंगा, अभी नीचे दिखा दूंगा सब। मार्टिन लूथर कौन थे, तो ये एक धर्म सुधारक थे। ग्राम पंचायत के मुखिया का पदनाम क्या होता है, तो सरपंच कहते हैं। जो ग्राम पंचायत का मुखिया होता है उसे सरपंच कहा जाता है।
2011 के जनगणना के अनुसार लिंगानुपात कितना था, तो 948 था। और क्या कहता है कि किस देश में एकल सिस्टम पार्टी है, तो चाइना में एकल सिस्टम पार्टी है। ठीक है। अब नेक्स्ट कहता है कि नेपोलियन ने इटली पर हमला कब किया था, तो 1976 में किया था। हमारा छठवां नंबर कहता है कि भारत में पाए जाने वाली मिट्टी का नाम लिखो, मतलब सिंपल सा आपको बताना है, राइट द नेम ऑफ सॉइल फाउंडेड इन इंडिया। हमारे हिंदुस्तान में कौन कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो देखो काली मिट्टी पाई जाती है, ठीक है, इसके बाद लाल मिट्टी पाई जाती है, पीली मिट्टी पाई जाती है, दोमट मिट्टी पाई जाती है। तो बस आपको नाम लिखना है। आगे बढ़ते हैं, मृदा अपरदन से क्या तात्पर्य है, व्हाट इज मीन्ड बाय सॉइल इरोजन। ठीक है, तो मृदा अपरदन का मतलब होता है मिट्टी का कटाव होना। ठीक, इसी को मृदा अपरदन कहते हैं, बस यही आपको लिखना है। बाकी टेंशन मत लो, मैं एक एक चीज का आंसर दिखाऊंगा, सारे प्रश्न को बेहतरीन तरीके से समझते जाइए। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि रबी की फसलें और खरीफ की फसलों का नाम बताओ। तो देखो, वे फसलें जो अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काटी जाती है, उसे कहते हैं रबी की फसलें। देखो जैसे अभी अभी जो मैं वीडियो शूट कर रहा हूं, तो अभी जनवरी का महीना है, तो अभी आप ये देखो कि आपके आसपास कौन कौन सी फसलें हैं। जैसे गेहूं है, चना है, ठीक है, गेहूं, चना, और लोग वह क्या क्या बोते हैं, ये सारा रबी की फसलें में आ जाएगा। और अगर मैं खरीफ की फसलों की बात करूं, तो वे फसलें जो जून जुलाई में बोई जाती है और सितंबर अक्टूबर में काटी जाती है। जैसे आपका चावल हो गया, मतलब धान, ठीक है, धान आपका हो गया, मोटे अनाज हो गए, ये सब खरीफ की फसलें आएगी। अच्छा, मटर वगैरह ना, ये सब रबी में तुम लिख सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट हमारे अथवा में कहता है कि नगद और व्यापारिक फसलों से क्या आशय है, व्हाट इज मीन बाय कैश एंड कमर्शियल क्रॉप्स। देखो, नगद फसलें और व्यापारिक फसलें मतलब ऐसे फसलें जिसका उद्देश्य व्यवसाय के लिए और पैसे कमाने के लिए कहता है, उसे नगद और व्यापारिक फसलें कहते हैं। अब जो पैसे कमाने के उद्देश्य से होता है उसे नगद फसलें कहते हैं, और जो व्यावसायिक उद्देश्य से खेती कहती है उसे एक व्यापारिक फसलें, जैसे गन्ना। ठीक, एक बेहतरीन एग्जाम्पल है। आगे बढ़ते हैं। आठवां नंबर कहता है कि औद्योगिक मजदूर से क्या आशय है, व्हाट इज मीन बाय इंडस्ट्रियल वर्कर। तो ऐसे मजदूर जो 8 घंटे या 8 घंटे से अधिक उद्योग में, इंडस्ट्री में काम करते हैं या इंडस्ट्री के कार्य में लगे हैं, उन्हें औद्योगिक मजदूर कहा जाता है। बाकी इन सबका आंसर मैं दिखाऊंगा। आगे बढ़ते अथवा कहता है कि प्लाटेन क्या है। ठीक है, तो व्हाट इज मीन बाय प्लाटेन, ये चीज पूछा गया है। आगे देखते हैं, हमारा नंबर नंबर कहता है कि गाथा गीत से क्या आशा है, व्हाट इज मीन बाय बलाड। एंड अथवा में क्या कहता है कि योहान गुटेनबर्ग में मुद्रण क्षेत्र का क्या कार्य किया। ठीक, ये भी चीज पूछा गया है। तो बस चलिए फटाफट अब हम इन सब का आंसर देखते हैं। प्रश्न 6 से लेकर के 9 तक अथवा सही आंसर कवर कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे प्रश्न क्रमांक 10 से एंड आगे क्वेश्चंस को कवर करेंगे। तो ये प्रश्न पूछा था, मिट्टी कितने प्रकार की होती है, यहाँ पर सारी मिट्टी का नाम लिखा है, आप इसका फोटो खींच सकते हैं। नेक्स्ट आप कहता हूँ कहता है मृदा अपरदन से क्या तात्पर्य है, तो यहाँ पर लिखा गया है, इसे भी देख लीजिए, इसका भी फोटो खींच लीजिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कहता है कि रबी की फसलें और खरीफ की फसलों का नाम लिखना है। तो ये देखो यहाँ पर नाम लिखा है, रबी की फसलें गेहूं, आलू, मटर, चना, अरसी, अलसी, सरसों, ये सब होती हैं। खरीफ की फसलें आपका चावल, ज्वार, मक्का, मूंग, ये सब खरीफ की फसलें होती है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कहता है नगदी फसलें किसे कहते हैं, तो यहाँ पर इसका भी आंसर लिखा गया है, तो आप इसका फोटो खींच लो, ये रहा आपके सामने नगदी फसलें। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट औद्योगिक मजदूर से क्या आशय है, तो सभी श्रमिकों को संदर्भित है जो उद्योग की इकाई में कार्यरत हैं, उसे औद्योगिक मजदूर कहते हैं। प्लाटिन क्या है, तो यह एक सपाट धातु की प्लेट होती है, बस इतना लिखना था। नेक्स्ट कह रहा है आपका गाथा गीत से क्या सा है, तो गाथा गीत एक ऐसी कविता है जिसमें संगीत में गुण होता है। गाथा गीत की प्रकृति कथात्मक होती है, इतना लिखेंगे। आगे बढ़ते हैं। योहान्स गुटेनबर्ग वाला, तो ये रहा इसके अथवे का आंसर। इस प्रकार से 9 तक का उत्तर हमने कंप्लीट कर दिया। चलिए आगे अब क्वेश्चंस को देख लेते हैं। आगे हमारा 10वां नंबर कहता है कि आर्थिक विकास किस कारक पर निर्भर करता है, एंड अथवा कहता है कि राष्ट्रीय पार्टी किसे कहते हैं। क्या होता है राष्ट्रीय पार्टी, व्हाट इज नेशनल्स पार्टी। तो राष्ट्रीय पार्टी वो पार्टी होती है भाई जिन्हें बहुमत प्राप्त होता है और जो अधिकतम 2 राज्यों पर अपनी सरकार बना लेती है, उसे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया जाता है। नेक्स्ट कहता है कि दल बदल क्या होता है। दल बदल का मतलब होता है कि एक पार्टी को छोड़ करके दूसरी पार्टी को ज्वाइन करना, ये दल बदल के अंतर्गत आता है, इसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे। अथवा में कहता है कि शपथ पत्र किसे कहते हैं, व्हाट इज एन एफिडेविट्स। ठीक है, शपथ पत्र मतलब कोई ऐसा बॉन्ड भरवाना जिसमें 2 व्यक्ति आपस में एग्रीमेंट करते हैं, उसे शपथ पत्र कहते हैं। आगे हमारा 12वां नंबर कहता है कि सत्ता का क्षैतिज बंटवारा क्या है, व्हाट इज द हॉरिजॉन्टल डिवीजन ऑफ पावर। सत्ता का क्षैतिज बंटवारा क्या है, ये प्रश्न पूछा गया है, तो इसको हम कवर अप करेंगे। एंड अथवा क्या कहता है कि दबाव समूह क्या होता है, ये प्रश्न पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं। हमारा 13 नंबर कहता है कि कॉर्न लॉ क्या था, मतलब
भुट्टे पर लगाया गया कानून, है ना, अंग्रेज द्वारा लगाया गया था कि अगर तुम भुट्टा का उत्पादन करोगे तो उसमें कानून लगेगा, टैक्स लगेगा, वही कॉर्न कहलाता था। एंड अथवम कहता है कि प्रथम विश्व युद्ध के समय मित्र राष्ट्र कौन कौन से थे। देखो प्रथम युद्ध में दो भागों में बटा था, एक मित्र राष्ट्र दूसरा ध्रुव राष्ट्र। तो मित्र राष्ट्र कौन कौन थे, ये इसका नाम पूछा गया है। एंड हमारा 14 नंबर कहता है बैंक तथा गैर बैंक की वित्तीय कंपनी में मुख्य अंतर बताना है। एंड अथवम कहता है कि विकास के लिए ऋण की भूमिका लिखिए। तो चलिए फटाफट इन सारे क्वेश्चंस के आंसर को देख लेते हैं। एंड मैं अगेन बोलूंगा, अगर इसके पीडीएफ को डाउनलोड करना है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आसानी से डाउनलोड कीजिए और सारे क्वेश्चंस को बेहतरीन तरीके से प्रिपेयर कर लेना ताकि आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल साबित हो सके। और अभ्यास प्रश्न पत्र के तौर पर ही पढ़ना और सारे क्वेश्चंस को बाकायदे अभ्यास करते जाना ताकि तुम्हें पैटर्न का पता लग सके। ओके, तो चलिए हम अब प्रश्न क्रमांक 14 तक का उत्तर फटाफट देख लेते हैं। आगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा था, इसका आंसर देख लीजिए। ये रहा प्रश्न क्रमांक 10 का उत्तर। किसी देश के आर्थिक विकास प्राकृतिक संसाधन, पूंजी निर्माण और बाजार के आकार को 3 कारकों पर निर्भर करते हैं, ये आपको लिखना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, राष्ट्रीय पार्टी किसे कहते हैं। तो ये लिखा है कि 4 या अधिक राज्यों में, सॉरी मैंने 2 बोला था, 4 अधिक राज्यों में मान्यता प्राप्त हो उसे राष्ट्रीय पार्टी दर्जा दिया जाता है। नेक्स्ट दल बदल क्या है, तो दल बदल के बारे में यहाँ पर लिखा गया, आप इसका फोटो खींच लीजिए। आगे बढ़ते हैं, शपथ पत्र क्या है, तो यहाँ पर लिखा गया है कि यह एक हलफनामा होता है जिसमें लिखा होता है सामने वाले जिससे आप कोई चीज़ का एग्रीमेंट कर रहे हो उसका दस्तखत होता है और आपका दस्तखत होता है, ये होता है शपथ पत्र। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, सत्ता का क्षैतिज बंटवारा क्या है, तो इसका भी आप फोटो खींच लो, सत्ता का क्षैतिज बंटवारा। आगे बढ़ते हैं, दबाव समूह क्या है, तो ये आपके सामने लिखा है कि समान हित वाले लोगों का एक संगठन होता है, इसे दबाव समूह कहते हैं, ठीक है, जो कि किसी व्यक्ति पर दबाव डालते हैं। कॉर्नला भुट्टे पर कानून क्या है, तो ब्रिटिश सरकार द्वारा मक्के के आयात पर प्रतिबंध लगाया गया था, उसे कॉर्नला कहते हैं। प्रथम विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्र कौन कौन से थे, तो देखो फ्रांस, इटली, रसिया, एक सेकंड ना, फ्रांस, जर्मनी, एक सेकंड, फ्रांस, इंग्लैंड, रूस, इटली, जापान। एक बार इसे क्रॉस चेक करना पड़ेगा क्योंकि मित्र राष्ट्र की संख्या 4 थी और यहाँ पर कितना दिया गया है, 4, 5, 6 दिया गया है, ठीक है, तो इसे थोड़ी क्रॉस चेक करना पड़ेगा, इसलिए मैं कंफ्यूज हो गया था। तो प्लीज़ इसे आप क्रॉस चेक जरूर करना एक बार, ठीक है, एक बार आप क्रॉस चेक कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, बैंक तथा गैर बैंक की वित्तीय कंपनी के बीच अंतर, तो यहाँ पर लिखा गया, इसका फोटो खींचिए। नेक्स्ट आपको कहता है विकास के लिए ऋण की भूमिका, तो ये यहाँ पर लिखा गया, इसका भी फोटो खींच लीजिए। चलिए, तो यहाँ तक हमने कंप्लीट कर दिया। आगे क्वेश्चंस को देख लेते हैं, फिर आगे के आंसर को कवर अप करेंगे। आगे हमारा 15 नंबर कहता है कि सूचना का अधिकार अधिनियम या फिर सूचना का अधिकार क्या होता है और उपभोक्ता शोषण के 2 प्रकार को बताइए। आगे बढ़ते हैं, 16 नंबर कह रहा है कि बहुराष्ट्रीय कंपनी से आप क्या समझते हैं। एंड अथवा में कहता है कि किन उद्योग पर वैश्विक का बुरा प्रभाव पड़ा है, ये चीज हमें बताना है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कह रहा है 17 नंबर की विनिर्माण क्या है, ठीक है, विनिर्माण के बारे में बताना है। एंड यहीं पर अथवा कहता है कि आधारभूत उद्योग से क्या है, उदाहरण देकर के हमें समझाना है। आगे 18 नंबर कहता है कि प्रारंभिक जीविका निर्वहन कृषि क्या होता है। एंड यहीं पर अथवा पूछा गया कि गहन जीविका निर्वहन कृषि को कोई 3 लक्षण हमें बताना है। 3 नंबर का प्रश्न ये है। आगे बढ़ते 19 नंबर कहता है कि हमें खनिज के संरक्षण की आवश्यकता क्यों है। एंड अथवा कहता है कि परंपरागत और गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन में अंतर बताना है। 20वां नंबर कह रहा है कि स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग क्या है और इस योजना का उद्देश्य बताइए। एंड यहाँ पर हमारे अथवा में कह रहा है कि रेल परिवहन की अपेक्षा सड़क परिवहन क्यों महत्वपूर्ण है, ये चीज पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं, 21 नंबर कहता है कि भारत के मानचित्र में मालवा पठार दिखाना है, कंचनजंगा, पूर्वी घाट, महादेव की पहाड़ी, ब्रह्मपुत्र एंड अरावली। तो यहाँ पर हिंदुस्तान का मानचित्र मैं बनाता हूँ और आपको समझाने का प्रयास करता हूँ कि कौन सा कहाँ पर है। तो सपोज करो ये मेरा हिंदुस्तान हो गया, इसे मैं बहुत अच्छे से बना लेता हूँ भाई, ठीक, सपोज करो ये मेरा हिंदुस्तान हो गया, ठीक है। अब फटाफट इसे मैं फिल करता हूँ, जरा देखिएगा। सबसे पहले कहता है मालवा का पठार, तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा मालवा का पठार, ठीक है, ऊपर मध्य प्रदेश के ऊपर वाला भाग। कंचनजंगा, तो कंचनजंगा आपके सिक्किम में है, ठीक है। पूर्वी घाट, तो ये रहा आपका पूर्वी घाट, ठीक है। तो नेक्स्ट कहता है महादेव की पहाड़ियाँ, ये आपके यहाँ पर जहाँ पर मैं बिंदी रखा हूँ। नेक्स्ट कहता है ब्रह्मपुत्र नदी, तो ये आपके यहाँ पर बहता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका अरावली श्रेणी, तो अरावली श्रेणी, अरावली ये रहा आपका विंध्याचल अरावली, ठीक। इस प्रकार से लिए भाई सब कुछ मैंने बना दिया, बस अगर समझ नहीं है तो एक बार और वीडियो को बैक करो और देखो, तुम्हें सब कुछ समझ आ जाएगा, ठीक है। अथवा वाला छोड़ दो, बाकी देख सकते हो छोटा नागपुर का पठार, बुंदेलखंड का पठार। वैसे इस पर मैं सेपरेट वीडियो बनाया हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के मानचित्र वाला वीडियो आप देख लीजिए, बाकी टेलीग्राम पर भी मैं साझा कर दूंगा। तो चलिए यहाँ तक कवर कर लेते हैं, फिर आगे क्वेश्चन को देखेंगे। ये रहा आपके सामने प्रश्न क्रमांक 15 का उत्तर, देख लीजिए। ये रहा आपके सामने इसके अथवा का उत्तर, ठीक है, इसका भी फोटो खींच लो। ये रहा आपके सामने प्रश्न क्रमांक 16 का उत्तर, तो आप इसका भी फोटो खींच लीजिए, बहुराष्ट्रीय कंपनी वाला जो प्रश्न था।
एंड अथवा क्या कहता है, ये रहा, वैश्वीकरण ने दवा रसायन विनिर्माण, ठीक, तो आप इसका ही फोटो क्लिक कर लो। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट ये रहा 17 नंबर, विनिर्माण उद्योग, तो आप इसका भी फोटो खींचिए। एंड आगे बढ़ते हैं, ये रहा आपके सामने, आधारभूत उद्योग से क्या सह है, तो आप इसका फोटो खींच सकते हैं, इसको भी फटाफट छाप दीजिए। आगे बढ़ते हैं, 18 नंबर कहता है कि प्रारंभिक जीविका निर्वहन कृषि, ये रहा आपके सामने। एंड यहाँ पर गहन जीविका निर्वहन कृषि, ये रहा आपके सामने, आप इसका ही फोटो खींच लो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 19 नंबर कहता है कि हमें खनिज का संरक्षण क्यों करना चाहिए, तो ये रहा आपके सामने, आप इसका फोटो खींच लीजिए। एंड ऊर्जा का परंपरागत और गैर परंपरागत स्रोत कौन कौन सा है, तो ये रहा आपके सामने इसका आंसर। 20वां नंबर कह रहा है कि स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्ग, तो ये रहा आपके सामने, जो कि 4 शहरों को जोड़ता है, ठीक है, 20वें नंबर प्रश्न का उत्तर। एंड ये रहा रेल परिवहन वाला प्रश्न जो पूछा गया था, उसका आंसर, ठीक है। बाकी आगे जो क्वेश्चंस बचे हैं उसको आंसर भी मैं दिखा दूंगा। ये रहा 22वां नंबर का प्रश्न, ठीक, इसको भी देख लो फटाफट, मृदा अपर्दन, बाकी भी मैं प्रश्न दिखा दूंगा, ठीक है। मृदा अपर्दन का उत्तर ये रहा। एंड ये रहा आगे इसका मृदा संरक्षण उसके अथवा वाला। आगे बढ़ते 23वां नंबर जो कि अंतिम प्रश्न था, ठीक है। प्रश्न क्या था, लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की मुख्य भूमिका, तो ये रहा आपके सामने। एंड इसी के अथवा में कहता है कि दलीय व्यवस्था क्या है, इसके महत्व को बताओ, तो ये रहा आपके सामने, दलीय व्यवस्था है, दल व्यवस्था। इस प्रकार से सब कुछ कंप्लीट होता है। अब चलिए जो हमारा अंतिम को क्वेश्चन बचा था उसे देख लेते हैं एंड वीडियो को करते हैं खत्म। ये रहा है आपके सामने प्रश्न क्रमांक 22, जिसमें पूछेगा मृदा अपरदन का कारण बताइए। एंड यहाँ पर अथवा में कहता है कि मृदा संरक्षण के प्रमुख तरीकों की व्याख्या कीजिए। आगे बढ़ते हैं, 23 नंबर कहता है कि लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की भूमिका पर चर्चा करो। एंड अथवा कहता है कि दल व्यवस्था क्या है, इसके महत्व को बताइए। इस प्रकार से स्टूडेंट सब कुछ कंप्लीट हो गया। लीजिए मैंने प्रश्न क्रमांक 23 तक का आपको कंप्लीटली सोल्यूशन बता दिया हूं, और अभ्यास प्रश्न को अभ्यास के तौर पर लीजिएगा, सारे क्वेश्चंस को बेहतरीन तरीके से प्रिपेयर कर लेना। मैं वीडियो को एंड करता हूं। एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू।